वैसे 3 सब्जेक्ट हाँ। उसमें क्या सब्जेक्ट मेरे पास था इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। सेकंड ग्रेड की जब तैयारी तुमने करनी शुरू करी थी तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ सेकंड ग्रेड था? कैसे तुमने ये रणनीति तय करी कि हाँ मुझे इस ग्रेड में जाना है, कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है? क्या था तुम्हारे मन में, क्या करंट की क्लासेस के लिए तुमने कहाँ से कैसे तैयार करा करंट के टॉपिक? हेलो कविता, कैसी हो तुम? मैं बढ़िया मैम। बढ़िया। हाँ, सिलेक्शन के बाद में कैसा लग रहा है तुमको? सिलेक्शन के बाद मैं बहुत खुशी हुई। मेरे को जैसे कि मेरा जो टारगेट था मेरे को मिल गया, जो मेरे को चाहिए था, मतलब कि मेरे का हाँ सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होना चाहिए, जो भी टॉप रैंक के साथ वो ऑल राजस्थान। हाँ, ऑल राजस्थान थर्ड रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। मम्मी पापा को हाँ, जिस दिन सबको पता चला होगा, हाँ, उस दिन तो घर का माहौल ही बिल्कुल हाँ, अलग बिल्कुल रहा होगा। मैं तो उस टाइम पे स्कूल में थी, तो मेरे को तो स्कूल वालों ने भी भेज दिया था जल्दी। स्कूल में थर्ड ग्रेड। ओह, हाँ, थर्ड ग्रेड में भी तुम्हारी हाँ, ज्वाइनिंग हाँ, रही है? ओह वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट हाँ, तो कांग्रेचुलेशन, हाँ, तुमने you, 2 बहुत बड़े एग्जाम्स में एक अचीवमेंट लिया है। ठीक है, अभी पोस्टिंग क्या है तुम्हारी ग्रेड सेकंड में? मेरी है डिस्ट्रिक्ट दौसा में, पीएम श्री जीएसएस रामगढ़ पचवारा। अच्छा, और घर भी वही है? घर 15 किलोमीटर दूर है, कल्लावास गांव है वहाँ पे। तो अप डाउन हाँ, अप डाउन डेली। हाँ, वेरी गुड यार, ये बहुत अच्छा है कि घर के पास में पोस्टिंग हाँ, मिल जाए, ये है। और कुछ चेंज आया जॉब के बाद में लाइफ में, कॉन्फिडेंस में? हाँ, कॉन्फिडेंस पहले जाने में ऐसे सबके साथ बैठने में थोड़ी दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था कि, और अब सबके साथ बैठने में कोई ये नहीं कि हम बता सकते कि हम खुद टीचर है सेकंड ग्रेड में। पहले दूसरों को देखते थे तो लगता था कि अपन दिन के बराबर कुछ नहीं है, अब लगता है कि हाँ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे लाइफ में जिन्होंने तुम्हें नेगेटिविटी लाए होंगे, या पढ़ने के अंदर टोंट वाले माहौल में रहे होंगे, तो वो सब भी हुआ है कि तुम्हारी लाइफ में कि कोई तुम पढ़ रही हो, तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा आदमी है जो नेगेटिव बोल रहा है, टोंट मार रहा है, या हमेशा मोटिवेशन? हाँ, मेरे को मोटिवेशन पॉजिटिविटी वाले लोग ही थे मेरे साथ, जैसे सब मोटिवेशन करते थे कि पढ़ाई करनी है तेरे को, ये है वो है, ऐसे नेगेटिविटी किसी ने नहीं डाली। हाँ, वेरी गुड यार। हाँ, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि आसपास के लोग होते हैं या कुछ भी होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव माहौल आ जाता है। क्या उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि हाँ तू कर सकती है, ये है। तो तुम शुरू से ही इंटेलिजेंट हाँ, रही हो? 10th में, 12th में हाँ, सब्जेक्ट क्या आता था? मेरे पास 8 सब्जेक्ट थे मैम। 8 सब्जेक्ट। हाँ, 12th में वैसे 3 सब्जेक्ट हाँ, उसमें क्या सब्जेक्ट था? मेरे पास था इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। अच्छा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट? हाँ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। हाँ मैम, काफी अच्छे सब्जेक्ट्स है ये, ना? कंपटीशन एग्जाम्स में इन सब्जेक्ट्स हाँ, बेनिफिट रहता है, हाँ, कहीं ना कहीं पढ़ा हो ऐसा लगता है। का। क्या परसेंटेज रही थी तुम्हारी? मेरी 10th में 79 एंड 12th में 73। वेरी गुड। हाँ, बट स्कूल टॉपर थी मैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की थी मैंने। अच्छा, तुम गवर्नमेंट स्कूल से हो? हाँ। कविता, परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? हाँ, फैमिली में मम्मी पापा भैया भाभी और एक छोटा भाई और एक बहन। अच्छा, टोटल 4 भाई बहन। हाँ। सपोर्ट करे भाई बहनों ने आपकी इस हाँ, बिल्कुल फुल सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को। हाँ, सपोर्ट पे क्या हेल्प करी उन्होंने? जैसे कि मेरे को मोटिवेट करते रहते थे, मेरे को कुछ भी परचेज करना होता था बुक्स में, कोर्स में तो ऐसे मना नहीं करते थे, आगे से आगे बोलते थे तू ये परचेज कर ले, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह होती है तो उनके लिए ऐसे। अच्छा। कभी मना नहीं किया उन्होंने। और मम्मी पापा? मम्मी पापा गाँव रहते थे तो गाँव से मोटिवेट करते थे कॉल पे। हाँ। मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि अपनी सफलता में कहीं ना कहीं परिवार वालों का पूरा साथ होता है, योगदान होता है। अच्छा कविता, एक चीज बताओ मुझे कि अभी जो हमारा स्टूडेंट है ना, उसके सामने 2 विकल्प आ गए कि हम ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन तैयारी करें। ठीक है, आपको क्या लगता है, आपने कैसे तैयारी करी? आपने क्या कभी ऑफलाइन की तैयारी करी थी या केवल ऑनलाइन ही तैयारी करी, या क्या रहा आपके साथ में? मैंने मैम कभी ऑफलाइन क्लास तो मैं गई नहीं, मैंने ऑनलाइन क्लास ही ली थी, बस उसी से तैयारी की थी, बुक्स नोट्स वगैरह ये पढ़े थे मैंने। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि बिना ऑफलाइन के भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल मैम। कविता, बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम रेगुलर ऑनलाइन में बैठ नहीं पाते हैं, इतने घंटे तक क्लासेस हम देख नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, ऑनलाइन से पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या ऐसी कोई परेशानी आती है? जब आपने भी पढ़ाई करी होगी तो ऐसी कोई परेशानी आई आपके सामने?
नहीं मैम, मेरे सामने मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो जैसे मैं नोट्स बना लेती थी, ऐसे होता था कि आज इतनी सारी क्लासेस तो एक साथ तो मैं देख नहीं पाती थी, तो नोट्स बना के उनका रिवीजन कर लेती थी, फिर दूसरे दिन देख लेती थी। जैसे 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस देख ली तो 6 घंटे मैंने उसको रिवीजन कर लिया उनका, ऐसे रहता था मेरा मैम। ओके, तुम ये कह रही हो कि तुमने जो पर डे 6 घंटे पहले क्लास देखी, हाँ, फिर उसके तुमने नोट्स बनाए, देन आफ्टर तुम वापस उनका हाँ, रिवीजन करती yes, थी। वो वापस तुम ऑनलाइन क्लास से करती थी या नोट्स से? नोट्स से। फिर जो समझ में नहीं आता था वो वापस देख लेती थी मैं। ऐसे शायद ऑनलाइन का ये सबसे अच्छा फायदा हाँ, भी है। ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप उसी क्लास का रिवीजन वापस कर सकते हो जो तुम्हें कम समझ में आई हो। yes, ma'am। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। यूट्यूब से तैयारी करी थी या कहीं से कोर्स परचेज किया था या कुछ कहीं किसी से मार्गदर्शन लिया था या किसी ऑफलाइन कोचिंग के तुम टच में रही थी? कैसे क्या किया तुम्हारी सबसे पहले रणनीति क्या रही थी तुम्हारी? सबसे पहले मैंने SST पॉइंट का कोर्स लिया एंड उसके नोट्स बनाए थे, नोट्स के साथ बुक्स भी पढ़ी NCERT वाली। तो तुमने हाँ, मतलब प्रॉपरली पे कोर्स खरीदा? हाँ मैम। ठीक है। और यूट्यूब का कहीं कुछ इसमें आपका रहा कि हाँ यूट्यूब में क्लासेस देखी थी यूट्यूब के MCQ वाली, तो उनसे MCQ निकालती थी तो मेरे डाउट क्लियर हो जाते थे, ऐसे कि लास्ट ईयर में कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो ऐसे होता था। और SST पॉइंट की क्लासेस भी देखी यूट्यूब से मैंने, तो उससे बेनिफिट हुआ। सेकंड ग्रेड की जब तैयारी तुमने करनी शुरू करी थी तो तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ सेकंड ग्रेड था या और भी कंपटीशन एग्जाम्स का था, या कैसे तुमने ये रणनीति तय करी कि हाँ मुझे इस ग्रेड में जाना है, कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, फर्स्ट ग्रेड की करनी है? क्या था तुम्हारे मन में, क्या विचार था? जब मैंने सेकंड ग्रेड का कोर्स परचेज किया था तो बस मेरे को तो सेकंड ग्रेड में जाना था, बट बीच में थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या तब थोड़ा मेरा हुआ था कि थर्ड ग्रेड की कर लूं क्योंकि ज्यादा पोस्ट दिख रही थी ऐसे, बट मैंने मेरा टारगेट सेकंड ग्रेड ही रखा और सेकंड ग्रेड के जरिए मेरी थर्ड ग्रेड की भी क्लियर हो गई थी एग्जाम। अच्छा, मतलब तुमने स्पेशली सेकंड ग्रेड पे टारगेट था मेरा। टारगेट? हाँ। तो सेकंड ग्रेड के साथ में क्या थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो क्या हमें कोई बेनिफिट होता है? बिल्कुल पूरा बेनिफिट होता है मैम सेकंड ग्रेड के साथ थर्ड ग्रेड में, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आती है सेकंड ग्रेड में, 8 सब्जेक्ट आती है, उसमें से 4 सब्जेक्ट ऐसे ऐसे थर्ड ग्रेड में आती है। तो सिलेबस से 4 सब्जेक्ट? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो सिलेबस सेम ही रहता है, कोई थोड़ा सा रहता है, तो बेनिफिट रहा मेरे लिए। तो मैंने तो थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन भी नहीं की थी बिल्कुल भी, सेकंड ग्रेड की थी मैंने। यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात और बता दूं कि कविता गुप्ता ने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, उसके साथ में थर्ड ग्रेड की भी तैयारी करी, पर मेन फोकस तुम्हारा सेकंड ग्रेड पे रहा। और ये जानकर हमें बहुत प्राउड फील होता है कि इसने दोनों एग्जाम्स में सिलेक्शन प्राप्त किया है। उसमें वेरी गुड। संस्कृत डिपार्टमेंट में। अच्छा, संस्कृत डिपार्टमेंट से भी ये सेलेक्ट रही है, यानी तुमने 3 रेगुलर एग्जाम दिए और तीनों में इसने सिलेक्शन लिया। वेरी गुड। तो इसके लिए तुमने फर्स्ट टारगेट सेकंड ग्रेड को रखा था। सेकंड ग्रेड के कौन से सब्जेक्ट्स है जो तुम्हें थोड़े से टफ लगे या थोड़े से जटिल लगे, परेशानी हुई? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैम थोड़ा टफ था, इनका सिलेबस भी ज्यादा था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। तो मैंने नोट्स पढ़े थे और NCERT की बुक्स पढ़ी थी इनके लिए। हाँ, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो यार हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है। यस मैम। हिस्ट्री के अंदर अपने विश्व का इतिहास आ जाता है, भारत का इतिहास आ जाता है, राजस्थान का इतिहास आ जाता है। तो तुमने इतने बड़े सिलेबस को कैसे तो कवर करा? या तुम एक दिन सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ती थी या 2 सब्जेक्ट लेती थी? क्या तुम्हारा रहता था हिस्ट्री का जब फर्स्ट टाइम तुमने पढ़ाई करी थी? जब हाँ, जैसे मैं पढ़ती थी, जैसे आज राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया मैंने, जैसे 2 दिन में राजस्थान का इतिहास कवर होता था, फिर भारत का इतिहास पढ़ना होता था। तो जैसे इतिहास की मतलब कंटिन्यू रखती थी मैं इतिहास का। ठीक है, मतलब अगर तुम उस दिन 6 घंटे पढ़ रही हो, 7 घंटे पढ़ रही हो, 8 घंटे पढ़ रही हो, तो हिस्ट्री पे कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ती थी। सन कैसे याद करती थी? सन का ये होता था कि मैं लास्ट पेज पे एक साथ लिख लेती थी सारी डेट। तो जैसे सुबह उठी तो हाँ, सुबह याद अच्छा रहता है, तो उसको एक बार आंखों से निकाल लेती थी, ऐसे देख लेती थी, रिवीजन हो जाता था।
तो ऐसे 6-7 दिन में उनका रिवीजन करती रहती थी मैं सन का, एक साथ लिख लेती थी मैं सारी सन को, अच्छा जितनी भी थी ना, जितनी सारी डेट थी वो। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स ने मेरे एक वीडियो के अंदर बहुत, जब हमने इन स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं पहला चैप्टर पढ़ के सेकंड चैप्टर में जाता हूँ या थर्ड चैप्टर में जाता हूँ, तो मेरे से पहला चैप्टर मैं वापस भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। तो ये तुम्हें भी हुई थी प्रॉब्लम? हाँ, ये स्टार्टिंग में मेरे साथ भी थी, बट ये कि आप जैसे रिवीजन करते जाते हो वैसे याद रहता है। एक बार याद रिवीजन करोगे तब भूल जाते हैं, 4-5 बार रिवीजन करते हो तो फिर वो माइंड में रह जाता है कि हाँ हो जाते हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो कितनी बार तुम्हें लगा कि ये चीज पहुंचने में मुझे मैम कम से कम 2 बार रिवीजन किया? हाँ, 2 या 3 बार रिवीजन किया था तब। और रिवीजन करने में पहले तो 6-7 दिन लगते थे एक ही सब्जेक्ट को, फिर धीरे धीरे 4 दिन लगे, फिर 3 दिन, फिर मैं 1 दिन में रिवीजन कर लेती थी उसका। बस मेरा टारगेट ये रहता था कि आज एक सब्जेक्ट पढ़नी है तो वो एक ही पढ़नी थी, ऐसे नहीं कि मैं 2 सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ। ये होता था रिवीजन के टाइम पे मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आज सोशियोलॉजी कंप्लीट करनी है तो सोशियोलॉजी करनी है, ऐसे रहता था। मतलब इन शॉर्ट मैं जो तुम्हारी बात से समझ पा रही हूँ कि तुम ये कहना चाह रही हो कि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें 4 से 5 महीने लग जाए रिवीजन करने में, देन आफ्टर वो टाइम कम होता जाता है और लास्ट में हम एक दिन में एक कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन करते हैं। तुम्हें लगभग फर्स्ट टाइम जब तुमने रिवीजन करा था तो तुम्हें लगभग कितने मंथ लगे थे उसको ढंग से समझने में? एक सब्जेक्ट को मंथ 15 या 20 दिन लगे थे। 15-20 दिन। हाँ। यानी टोटल अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं कंप्लीट की तो 5 से 6 महीने लगे थे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चा बिल्कुल भी परेशान ना हो अगर उसको फर्स्ट और सेकंड टाइम रिवीजन करने में 6-6 महीने लग रहे हैं। तो कविता, यहीं पे भी तुम्हारी बात से मुझे पता चला कि तुम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेती हो। अगला एक क्वेश्चन जो बच्चा बहुत ज्यादा मुझसे पूछता है कि मैम एक दिन में कितने घंटे पढूं? तो उनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा बनी हुई है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्या तुमने कोई टाइम टेबल बना रखा था जिसको तुम फॉलो कर रही थी, या तुम्हारा भाई ठीक है जब मन कर गया तब पढ़ाई कर ली, ऐसा कुछ था? क्या रहा है तुम्हारा? मेरा ये था कि मैंने टाइम टेबल बना रखा था, ऐसा नहीं कि जब मन करे तभी पढ़ाई करे। मेरा तो रहता था कि बस मेरे को पढ़ना है, मैं कहीं नहीं जाती थी। जैसे 5 बजे उठी, फिर मैं खाना बना के लाइब्रेरी चली जाती थी, तो मैं 1 बजे तक पढ़ती थी लाइब्रेरी में कंटिन्यू। अच्छा, हाँ। खाना बना के फिर तुम लाइब्रेरी जाती थी? वेरी गुड। कविता, इसका मतलब यहाँ पे तो एक चीज बहुत साफ है कि हम घर का काम करते हुए भी पढ़ सकते हैं। तो मम्मी वगैरह ये घर की काम में हेल्प नहीं करती थी? नहीं, मम्मी गांव में रहती थी तो हम यहाँ पढ़ने के लिए जयपुर रहते थे, तो खाना तो बनाना ही पड़ता था। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है। तो खाना बना के फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, फिर 1 बजे के समथिंग खाना खा के फिर वापस पढ़ने लग जाती थी। तो मैं लाइब्रेरी में रहती थी, 8 बजे तक रहती थी मैं। देन फिर वापस जाके खाना बनाना, फिर रात को 1 घंटा क्लास लेके फिर सो जाती थी मैं। मतलब सिर्फ दिन की पढ़ाई इनफ थी? हाँ। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ना ज्यादा अच्छा है या घर पे हम एक अपने आप को एक कमरे में लेके पढ़ लें, या कुछ ऐसा है तुम्हें यहाँ लगा कि नहीं मैम लाइब्रेरी में ही पढ़ना चाहिए, या क्या है? पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है, लाइब्रेरी में भी हो सकती है, बस आप कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट है, ये नहीं कि इधर उधर की बातों में। अच्छा कविता, कभी ऐसा भी हुआ है कि घर में कोई फंक्शन हो, हाँ। तुम जयपुर हो, हाँ। गांव में सब मजे कर रहे हो, हाँ। है ना, और उस समय एक चीज आ रही हो, अरे यार ये कहाँ मैं फंस गई, कहाँ मैं आ गई, नहीं होता कभी? हाँ, मेरे साथ नहीं था। नहीं। कभी पढ़ाई से भी ऐसे होता था कि यार मुझे आज पढ़ना नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बिल्कुल भी आज याद नहीं हो रहा? ऐसा होता था तो मैं सो लेती थी मैं, वैसे कि आज हाँ पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था, कम से कम नींद तो निकाले ही, तो सो जाती थी। फिर बाद में या बुक्स से पढ़ने का इच्छा नहीं होती थी मेरी, ऑनलाइन क्लास लेने की तो होती थी, ऑनलाइन क्लासें ले लेती थी मैं, बुक से पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। ये चीज बहुत ऑनलाइन क्लासेस तो मेरे लिए ये रहती थी कि कब कितनी भी ले लो मैं थकती नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस से। अच्छा। हाँ, ये रहता था मेरे साथ। अच्छा ये बताओ, ये भी हुआ क्या कभी ऑनलाइन क्लास देख रही हो तो नीचे वो यूट्यूब के शॉर्ट्स चल रहे हैं? नहीं, वो कभी नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा भ्रमित हाँ। करते हैं। वो नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, अपन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ। तो जैसे तुमने हिस्ट्री के अंदर सन वगैरह को लिखकर पढ़ाई करी या जो भी करी, पॉलिटिकल साइंस के पढ़ने के लिए क्या रणनीति रखी तुम्हारी? पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने नोट्स पढ़े एंड एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी,
नहीं, तुम्हें ये लगा पॉलिटिकल साइंस में कि मैम ये टॉपिक थोड़ा सा, ये पोर्शन टफ था? हाँ। जैसे विचारक, हाँ विचारक वाला जो मुझे थोड़ा सा समझ में आता बिल्कुल है। सही है। विचारक, हाँ शक्ति, सत्ता, हाँ संपन्नता। हाँ न्याय इसके स्वतंत्रता लिए समानता। क्या करा तुमने? मैंने नोट्स ही पढ़े थे मैम। नोट्स पढ़े? हाँ याद कैसे किया इनको? याद थोड़ी थी तो उनको समझना था, और उनकी जो डेफिनेशन होती है उनको तो लिख लिख के याद किया था मैंने। लिख ले। हाँ। मतलब सार, अगर तुम्हारी बातों का सार निकालूं हाँ तो लिख कर याद यस करो। मैम, सबसे बड़ा बेनिफिट है लिख के याद करो। लिख कर याद हाँ। करो। कविता, ज्योग्राफी में वो कौन सा पार्ट है जो टफ होता है? ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी। हाँ। तो उसके लिए कुछ विशेष करा तुमने या? वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने वो नोट्स ही पढ़े थे, और वो सर की बुक थी, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली आती है अधिकतर, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहता है, वो पढ़ी थी मैंने। हाँ वो भी। अच्छा, कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई टॉपिक है जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है? कोई टॉपिक में हम जैसे समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, फिर उसको हम पढ़ रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है। कई बार आते हैं ऐसे टॉपिक हमारे हाँ, आसपास में, तो उस समय तुम उस टॉपिक को लेके बैठ ही जाती हो या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते मैं हो? उसको छोड़ देती थी मैं सोचती थी लास्ट टाइम पे देखेंगे इसको, कि अभी जो आ रहा है उनको तो याद करे, जो लर्न हो रहा है उनको लर्न करे, उनको छोड़ देती थी मैं। छोड़ दे। फिर बाद में उसको समझने की कोशिश करती थी, एक से समझ में नहीं आया, दूसरे से तीसरे ऐसे समझती थी। फिर लगता था नहीं आ रहा तो थोड़ा ऐसा लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, उसको देख लेती थी मैं, ऐसा होता था। कविता, एक सब्जेक्ट और है अपने ग्रेड सेकंड में, हालांकि तुम्हारे पास में तो 12th में और बीए में भी रहा इकोनॉमिक्स। बीए में था 12th में इकोनॉमिक्स रहा। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या रहा तुम्हारा तरीका? कैसे तुमने उसको समझा? क्योंकि मांग पूर्ति, ये लोच वगैरह सब परेशान तो करती है, नो डाउट। हाँ इकोनॉमिक्स में तो मैम आपके नोट्स पढ़े थे मैंने, 60 पॉइंट वाले, वो सबसे बेनिफिट रहे। जैसे कि 20 क्वेश्चन आए थे तो शायद उसमें से 18 या 19 मेरे करेक्ट हुए थे आपके। और आपने जो लास्ट में एमसीक्यू करवाए थे यूट्यूब की क्लासेज, वो देखी थी मैंने सारी, तो उसमें से ऐसे कैसे पुट अप हुए थे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे कैसे, वो बेनिफिट रहा मेरा। कविता, स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं कि मैम इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ लिया, पढ़ते हैं जब तो हमें समझ में आ जाती है, पर जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं तो लगता है कि भाई इसका तो आंसर हमें आ ही नहीं रहा। तो ऐसा कुछ था, और था तो तुमने इसको कैसे कवर किया? उसके लिए मैम प्रैक्टिस करते रहो, उसका लगातार रिवीजन करते रहो, एमसीक्यू निकालो, फिर अटक रहे हो, फिर उस टॉपिक को देखो कि अपन कहाँ कैसे अटक रहे हैं, फिर उस टॉपिक की वापस प्रैक्टिस करो, तो अपने आप सोल्व हो जाते फिर एमसीक्यू। ये होता है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ, फिर लगता है कि इस क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ, तो उसको वापस देखो टॉपिक को भी कहाँ कैसे क्या, तो फिर सोल्व हो अच्छा, जाता है। इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ तुमने हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो, और जो हमारी यूट्यूब की क्लासेस है वो ली? कोई और बुक्स वगैरह कुछ आपने पढ़ी? नहीं मैम, इकोनॉमिक्स के लिए नहीं पढ़ी मैंने। मतलब मैं तुम्हारे जो बातों का मतलब निकाल रही हूँ कि नोट्स और एनसीईआरटी, यस मैम, और यूट्यूब पे आपके क्वेश्चन आंसर आपने किए। एमसीक्यू। समाज शास्त्र के ऊपर बात करते हैं अपन, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, यस मैम, परेशान भी करती है, तुम्हारे साथ में भी हो। कुछ कीवर्ड्स या कुछ ऐसा रहता है परिभाषाओं को, या तुमने एज इट इज उनको याद करी? मैम उनके कीवर्ड्स याद किए थे मैंने, तो वो डेफिनेशन होते तो उनके कीवर्ड्स लिख लेती थी, इसका ये कीवर्ड्स, इसका ये कीवर्ड्स है, तो उनको पकड़ उनको ऐसे याद किया था। और वो यूट्यूब पे मैम ने क्लासेज करवाई थी ना, तो एनसीईआरटी वाली करवाई थी, 60 पॉइंट वाली मैम ने 11th 12th की, तो उन्होंने डेफिनेशन बहुत सारी करवाई थी उसमें, तो उन डेफिनेशन को मैंने अच्छी तरह देखा, और उन्होंने की पॉइंट भी वो बताए थे, उनके कीवर्ड्स बताए थे उन्होंने मेरे को क्लासेज में बताए थे कि ऐसे ऐसे, तो वैसे वो बेनिफिट रहा, उन्होंने कीवर्ड से याद करवाई थी डेफिनेशन। तो कहीं ना कहीं परिभाषाओं को याद करने के लिए हमें उनके कीवर्ड्स और उनके सामने उनके राइटर या जो भी उसको परिभाषा दी है उसका नाम लिखकर फिर उसको बार बार दोहरान करें, तो उससे बेनिफिट होता है। कविता, पब्लिक एड, तो पब्लिक एड के लिए तुमने कैसे क्या करी? वहां पे भी वही परिभाषाएं हैं, वही सब कुछ है? पब्लिक एड के लिए मैंने 11th 12th वाली एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी, तो उसमें जो मेरे सिलेबस में जो टॉपिक थे वो देखे मैंने वहां से, और जो मेरे नोट्स बने हुए थे तो उनमें जो नहीं था ऐड, तो मैंने उस बुक्स में से नोट्स में ऐड कर लिया, तो मेरे नोट्स अच्छी तरह परफेक्ट तैयार हो गए थे। मतलब बुक्स कई चीजें नोट्स में छूट जाती है, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक्स से कर लिए थे वो कवर अप। हाँ, ये तुमने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आप भाई 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है, पर उसमें से पढ़ना क्या है? हाँ, जो अपने सिलेबस में है वो टॉपिक पढ़े थे मैंने मैम। तो
इन परिभाषाओं को तुमने एक बार पढ़ने से तो याद नहीं हुई होगी। जैसे मैं समाज शास्त्र की बात करूं या पब्लिक एड की बात करूं या पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, अनुच्छेदों की बात करूं या इतिहास के सन वगैरह की बात करूं, ये एक बार पढ़ने से तो हमें पॉसिबल ही नहीं है कि याद हो जाए। सब मैंने मैम लिख लिख के याद किए थे, बस वो है कि रिवीजन करते जाओ, लिखते जाओ तो अपने आप माइंड में आ जाते हो। फिर बस लिख लिख के याद किया था मैंने ये कि हाँ। कहीं लगाया था, चिपकाए थे दीवार पे? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं चिपकाया। जैसे हम लोग लगा नहीं, लेते हैं कि हाँ भाई इधर ये याद करना, इधर ये याद नहीं, करना। मैंने ऐसा कुछ नहीं चिपकाया मैम। अच्छा, बस ओनली लिखना रहता था मेरा तो। हाँ। हाँ। अच्छा, ये भी कुछ हुआ कि मैं खाना बना रही हूँ तो कोई वीडियो चला के देख रही हूँ? यस मैम, करंट की क्लासेस देखती थी मैं ऐसे। अच्छा। हाँ। तो करंट तुमने ऑलमोस्ट खाना हाँ, बनाते हुए। मैं खाना खा रही हूँ तो 10-15 मिनट का होता है डेली का करंट की क्लास है, तो वो देख लेती थी मैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पेपर में करंट वाला पोर्शन भी सही रहा। मैम। तो करंट तुमने इस तरीके से अपना पूरा तैयार करा। एक हमारा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, आत्मा, परमात्मा, चित्त अचित्त। ये इसके अंदर तुम्हारे साथ में कुछ रहा, कंफ्यूजन रहा? क्योंकि यूं कहते हैं फिलोसफी का सिलेबस दिखने में छोटा होता है, पढ़ने में लगता है कि ठीक है यूं याद हो गया, बट कंफ्यूजन वाला रहता है उसमें, है ना? कंफ्यूज रहता है वो। मतलब जहां तक मैं इस चीज को फील कर पाई हूँ ना, कि दर्शन शास्त्र यूं लगता है कि हाँ मुझे आता है, अरे ये तो बहुत इजी है, पर इसको पढ़ने के बाद में जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो वो चीज कैसे करी, कैसे दर्शन शास्त्र की तैयारी करी? नोट्स पढ़े थे मैंने सर के SST पॉइंट वाले, फिर सर ने यूट्यूब पे क्लासें करवा रखी थी MCQ, तो एक टॉपिक के क्वेश्चन करवाते थे तो मैं उनको देखती थी, सोल्व करती थी। फिर सर उस 4 ऑप्शन के को भी वो डिस्क्राइब करते थे सर ऐसे। हाँ। जो ऑब्जेक्टिव में आता है ना तो वो भी डिस्क्राइब करते थे, तो ऐसे समझ बैठती थी। तो जैसे MCQ में भी बहुत सारा समझा देते थे सर, जैसे टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता था उससे। हाँ। हमारे जो सर है वो कहीं ना कहीं उनका एक रहता है कि हम एक क्वेश्चन नहीं देते, हम एक क्वेश्चन के साथ 4 वो ऑप्शन आते हैं तो चारों को उनको भी डिस्क्राइब करते थे सर। बहुत बेनिफिट है इससे। तो तुम्हारा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेते थे उससे बहुत क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ। साइकोलॉजी पे क्या विचार है? साइकोलॉजी में मैंने धीर सिंह सर है उनकी बुक्स पढ़ी थी मैंने। उसी बुक्स का मैंने रिवीजन किया था बार बार, बस ये रहा था मेरा साइकोलॉजी में तो। अच्छा। हाँ, धीर सिंह सर की वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी बेस्ट रही आपकी। कविता, शिक्षण विधियां का कैसे क्या रहा तुम्हारा? उसके लिए तुमने कैसे फोकस करा, क्या स्पेशल पढ़ाई करी? मैंने वो मैम BEd कॉलेज में पढ़ाई की थी वो 2 साल की, तो उसी में मैंने टीचिंग मेथड पढ़ लिया था। हाँ। तो वो लिखवाते थे वो सर वगैरह, तो वो याद किया था मैंने। तो कहीं ना कहीं जो हम BEd में पढ़ाई करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट करती है। अच्छा कविता, ये बताओ BEd के साथ में तुमने कंपटीशन की तैयारी करी या BEd होने के बाद में तुमने सोचा कि मुझे अब तैयारी करनी चाहिए? मैंने BEd के साथ ही स्टार्ट कर दी थी मैम कंपटीशन की तैयारी। तुम्हारा BEd 1 साल का था या 2 साल का था? मैम 2 साल का था। 2 साल का था। तो तुमने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दिया था? मैंने फर्स्ट ईयर से ही कर दिया था मैम। ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब जब तक BEd हुआ, जब तक तुम इधर रीट की वैकेंसी आ गई थी तब तक। अच्छा, दी थी तुमने? हाँ, इसमें उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, बट पेपर रद्द हो गया था वो। अच्छा, उस समय क्या झुंझलाहट वगैरह कुछ हुआ? उस समय 1-2 दिन तक लगा था मेरे को, बट फिर मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को सेकंड ग्रेड, अब मेरे को थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन ही नहीं करनी, मेरे को सेकंड ग्रेड पे टारगेट था मेरा। मैंने सेकंड ग्रेड पे लग गई थी। 2-3 दिन तक रहा था ऐसे माइंड में कि क्या, बट फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। तो मैं ये कहूँ कि जो भी होता है हाँ, कुछ अच्छे के लिए होता है, ये सही बात है। अब कविता, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो हमारे YouTube चैनल पे उन्होंने पूछे भी है। मैं वो क्वेश्चंस भी तुम्हारे सामने लाना चाह रही हूँ। देखो, एक स्टूडेंट ने पूछा है नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करे। ये हमारा स्टूडेंट है एक शंकर लाल डूडी, जो आपसे पूछ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग जो एग्जाम में क्या करते हैं, हमारी तैयारी है पर हम कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग करते हैं, तो उसको कम कैसे करें? मैम, नेगेटिव मार्किंग के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप टेस्ट ज्वाइन करो और टेस्ट दो, तब पता चलता है कि अपन कितने नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। MCQ निकालो, 4 ऑप्शन होते हैं, उनको अच्छी तरह देखो। यही होता है कि नेगेटिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इसके लिए ये होता है बेस्ट है। हाँ, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज। हाँ। अच्छा, क्या तुमने वो ज्वाइन करी थी? हम महायज्ञ और जो भी टेस्ट हम यूट्यूब पे लेते थे, उससे पहले हम एप्लीकेशन पे टेस्ट लेते थे।
तो वहां पे तुम्हारा क्या नेगेटिव का क्या रेशियो रहता था? स्टार्टिंग में तो हुए थे मेरे से भी नेगेटिव मार्किंग, हाँ। बट ये होता था कि वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो पहले रिवीजन उसमें देखती थी, किताब बुक्स में देखती थी उस टॉपिक को भी कहाँ से कैसे गलत हुआ, फिर उस पे जा देखती थी अच्छी तो उसको वापस रिवीजन करती थी, फिर वापस टेस्ट देती थी, तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग कम हुई मेरी। कम हुई। हाँ। अच्छा, पेपर के अंदर आया मन में कि यार मैंने तो भी इतने ही अटेम्प्ट करे, मुझे और अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए? जितना मैं टारगेट, जैसे मेरे टेस्ट सीरीज भी दिखते थे उतना ही मैंने वहाँ पे एग्जाम में किया कहीं ना था। कहीं टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाता है यस मैम कि हमारा कि हाँ जितना रह रहा है, तो फिर मेरा वहाँ भी उतना ही था, उतना ही क्वेश्चन बैठे थे मेरे। एक क्वेश्चन और है, वही शंकर लाल ने ही 2 बार मतलब कमेंट करके पूछा था कि लंबे समय तक याद कैसे रखें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसके लिए भी बताओ, और स्कोर कैसे बढ़ाएं? लंबे समय तक याद रखने के लिए तो लिख के याद करो तो वो माइंड में याद रहता है ऐसे लंबे समय तक के लिए। तो मैम वो एक क्या कमेंट था कि स्कोर कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए कि जैसे अपन टेस्ट सीरीज एमसीक्यू दे रहे हैं तो क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, अपन नेगेटिव में जा रहे हैं, तो टॉपिक को क्लियर करो, तो फिर वापस अपन टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट देंगे तो वो अपने आप नेगेटिव से सही हो जाते हैं, याद रहता है, तो फिर स्कोर अपने आप बढ़ जाते हैं। क्या कविता ये था कि शुरू के टेस्ट पेपर्स में कम मार्क्स आए? यस मैम, हाँ स्टार्टिंग में कम मार्क्स थे, फिर मेरे को लगा कि ये यहाँ गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो मैंने उन टॉपिक्स को क्लियर किया, तो मेरे मार्क्स ऐसे स्कोर बढ़ता गया मेरा। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा प्रैक्टिस, यस मैम, प्रैक्टिस रिवीजन और टेस्ट सीरीज वगैरह, ये जितना मन को स्थिर कैसे रखे, मन इधर उधर कहीं ना कहीं चला जाता है। जैसा मेरा मन मैम इधर उधर होता था तो मेरे माइंड में एक ही रहता था मेरा टारगेट कि मेरे को हाँ टीचर बनना है, मेरे को सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, तो ऐसे बार बार फिर होता था कि नहीं पढ़ाई नहीं करूँ, ऐसे माइंड इधर उधर, आसपास फैमिली फंक्शंस वगैरह होते तो ऐसा लगता था कि मैं वहां जाऊं, ये सेलिब्रेट करूँ वो करूँ, बट मेरे माइंड में एक ही रहता था कि टारगेट नहीं, मेरे को टीचर बनना है, तो अपने आप मन वापस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता था। कविता, रेनू पूछ रही है कि कोर्स को जल्दी कैसे कवर करे जिससे रिविजन 3 से 4 बार हो सके? कोर्स को जल्दी कवर करने के लिए तो ये कि आपको टाइम ज्यादा देना होगा, जैसे कि 13-14 घंटे तो पढ़ाई होनी चाहिए, तो 13-14 घंटे आप ऑनलाइन क्लासेज वगैरह नोट्स वगैरह बनाओगे तो आराम से 3 या 4 महीने में कोर्स नोट्स बन ही जाएंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करते रहो आराम से, बस ये रहता है। अच्छा, तुमने कितनी बार रिवीजन करा? मैंने तो कम से कम 15-20 बार, हाँ 15-20 बार, जबकि हमारे स्टूडेंट्स को लगता है हम 3-4 बार रिवीजन करते हैं। 15-20 बार रिवीजन किया था मैंने। हाँ, पहले टाइम लगा रिवीजन करने में, जैसे 1 महीना लगा एक सब्जेक्ट को, फिर 10 दिन, फिर ऐसा होता था कि 1 दिन में हो जाता था मेरा आराम से रिवीजन। ये था। देखो बहुत प्यारी बात निकल के आई है, हमें लगता है मैम हमने 2 बार रिवीजन कर लिया फिर भी हम सही आंसर नहीं दे पा रहे। कविता ने कम से कम 15 से 16 बार रिवीजन किया है। और जब तक आप वहां तक ना पहुंचे कि पूरा एक सब्जेक्ट 1 दिन में रिवीजन कर रहे हो, तब तक आपका रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, पढ़ने के लिए टाइम टेबल किस आधार पे बनाए कि वो बीच में टूटे ना? मेरा तो एक था कि 5 बजे उठना है और रात को 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, उसके बीच में थोड़ा सा कुछ काम होता था वो कर लेती थी, बस वैसे रेगुलरिटी चली रहती। तो रात को मैं सोती थी, उससे पहले ये सोच के सोती थी भाई कल उठ के क्या पढ़ना है मेरे को, ऐसे नहीं कि सुबह उठ के सोच रही हूँ कि अब कौन सी किताब पढ़ूं या कौन सी नहीं पढ़ूं। अच्छा, वो कुछ हुआ कि सुबह अलार्म बजा बंद कर दिया आज? हाँ ऐसा हुआ है मैम, 10-15 मिनट फिर सो जाती थी मैं, फिर उठ जाती थी, बट ये रहता था। और कई बार लगता था कि नहीं आज नहीं पढ़ना, तो 8 या 9 बजे तक रात सुबह सोती रहती थी मैंने कहा सोना ही है, मतलब जब तक मन नहीं करा हाँ तब तक नहीं उठे, पर फिर मन को मनाया। बिल्कुल। अच्छा, ये भी हुआ कि घर गए हो फंक्शंस में, मजे आ रहे हैं, फिर वापस जब जयपुर आ रही हो तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि यार। हाँ 1 दिन तक तो रहता था मैम ऐसे, पर दूसरे दिन वापस खुद की कंटिन्यूटी आ जाती थी। हाँ रूटीन। कविता, एक स्टूडेंट बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं लगातार नहीं पढ़ पाती हूँ, मतलब लगातार सीटिंग नहीं दे पाती हूँ कि एक बार पढ़ लिया फिर मुझे यूँ लगता है 1 घंटे पढ़ लिया, मुझे उठ के जाना है, फिर मैं इधर उधर घूम घाम के आऊंगी। ये तो हमने ऑफलाइन में भी देखा है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जैसे एक सर से दूसरे सर की क्लास चेंज होती है तो वो 1 मिनट बाहर घूमने के लिए जरूर जाता है। तो तुम लाइब्रेरी में सीटिंग शुरू से तुम्हारी अच्छी रही, धीरे धीरे बढ़ी, कैसे तुमने अपनी सीटिंग को बढ़ाया, क्या करा? स्टार्टिंग तो मैम जैसे मेरी सीटिंग रही थी 6-7 घंटे, फिर धीरे धीरे मेरी वो 8-9 घंटे होती गई, तो मैं लाइब्रेरी में कम से कम
10-11 घंटे तो लाइब्रेरी में ही पढ़ के आती थी मैं। हाँ, फिर घर आके भी थोड़ी सी पढ़ाई करती थी मैं। एक क्वेश्चन अपने खुशबू मीना का कि मुझे प्री और मेंस को लेके अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है, घबराहट है। क्या मैं ग्रेड सेकंड की तैयारी करते हुए प्री और ग्रेड थर्ड की तैयारी कर सकती हूँ? बिल्कुल। ये पूछना चाह रही कि ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रही हूँ तो क्या मुझे ग्रेड थर्ड और प्री वाला दोनों मेरा तैयार हो जाएगा या मुझे अलग से तैयारी करनी पड़ेगी? ग्रेड सेकंड के साथ ही हो जाती है मैम। और थोड़ा सा लैंग्वेज का होता है, मैंने यूट्यूब से क्लासेस देख ली थी। और वैसे सब्जेक्ट्स का तो सेम सिलेबस होता है, ग्रेड सेकंड का और ग्रेड थर्ड का, तो उसके साथ ही हो गया था मेरा। तो ग्रेड सेकंड के साथ ही ग्रेड तो थर्ड ग्रेड सेकंड की अगर तुमने तैयारी करी, हाँ, तो तुम बोल रही हो कि तुम्हारी नीट पास हो गई उसी के बेस यस पे। मैम। ग्रेड थर्ड में तुम सेलेक्ट रही, यस मैम। संस्कृत विभाग डिपार्टमेंट में, भी यस तुम मैम। सेलेक्ट रही, देन अभी तुमने जो हाँ, यस मैम। ली है। कविता, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश तुम्हारा? मेरा तो यही मैसेज है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और ये कि वैकेंसी का वेट ना करे, लगातार तैयारी करते रहे और लिख कर पढ़े और पढ़ के लिखे। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कविता, आपका बहुत 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 धन्यवाद और मैं एसएसटी परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और एक छोटा सा उपहार हमारे एसएसटी पॉइंट की तरफ से आपके लिए। थैंक यू मैम। एंड मैं भी आपको और सर को और पूरे एसएसटी पॉइंट परिवार को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरा ऑल राजस्थान टॉप रैंक से सिलेक्शन हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी कविता गुप्ता जिसने अपने अनुभव आज आपके साथ में शेयर करे। ऑल राजस्थान थर्ड रैंक इसने हासिल करी और कहीं ना कहीं इसके अनुभवों का आपको जरूर फायदा होगा। तो इसी तरीके से हम अन्य सफल विद्यार्थियों से और अलग अलग क्षेत्र के सफल व्यक्तियों से मिलते रहेंगे आपके अपने प्रोग्राम रूबरू में।